अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शहरियार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कहानी है। नाज़रीन, अपना व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, आजकल मुल्की सियासी पारा बहुत आई है और बंडर बाट का सिलसिला उरूज पर है, बल्कि अब तो थम गया है क्योंकि काबीना बन गई है। शहबाज शरीफ की काबीना तश्कील हो गई है और वो क्या तश्कील हुई है इसका पोस्टमार्टम करूंगा मैं और बताएंगे कि क्या बंदरबाट हुई है, किसको क्या मिला है, किसको क्या नहीं मिला। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूंगा अमिताभ का, वो आप क्लिप देखिए फिर बात को कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन, बिल्कुल इसी तरह की जो है कैबिनेट बनी है इस बार, जिस तरह का आपने अमिताभ का क्लिप देखा इसी तरह की कैबिनेट बनी है। मैं इस कैबिनेट के हवाले से कुछ पोस्टमार्टम करना चाहता हूं और मैं करूंगा और बिल्कुल मेरा राइट है, मैं इस पे कर सकता हूं। नाजरीन, ये जो इम्पोर्टेड वजीर आजम ने जो इम्पोर्टेड काबीना बनाई है, इसकी सूरत-ए-हाल ये है कि 37 इसमें मेंबरान हैं, इसमें वज़रा हैं, जिसमें से 24 जो हैं वो बरी हैं अपने अपने केसेस पे और ज़मानत पे वो बरी हैं। तो वो हमारे वज़रा हैं और माशाल्लाह से वज़ीर आज़म की तो दास्तान आपको पता ही है, वो भी ज़मानत पे बरी हैं और वो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। और भी मैं आपको इस हवाले से बताता चलूँ कि इस काबीना में राना सनाउल्लाह, कौन नहीं जानता कि इन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें की है। ऑन रिकॉर्ड है वो बातें जो इन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ की हैं और ये वज़ीर दाखिला हैं माशाल्लाह से। जावेद लतीफ़ के बारे में तो आपको पता ही है कि उन्होंने किस तरह जो है पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिया था, जिसके बाद उनके ऊपर ट्विटर ट्रेंड भी चला था और उनको बड़ी जग रसाई हुई थी। लेकिन वो कहते हैं ना चिकना गड़ा, तो चिकना गड़ा तो नून लीगी हैं तो वो रहेंगे। इसके बाद आए थे ख्वाजा आसिफ, जिनको वजारत मिली है वजीर दिफा की और वो सही से दिफाई अंदाज में जो है ना अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। वो कैसे? ख्वाजा आसिफ की अगर मैं माजी में जाऊं तो इन्होंने भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बच्चों को जो है ना, बच्चों के दिलों में गलत गलत बातें पैदा की है। इन्होंने ये कहा है ऑन रिकॉर्ड के 1971 और 1965 की जो जंग हुई है उसमें हमारी फ़ौज बुरी तरह नाकाम हुई है और हमारी फ़ौज किसी जंग में कामयाब नहीं हुई। इस तरह की बातें वो बच्चों के दिलों में डालते रहे। तो ये जो है ना हमारे मुल्क के वज़रा हैं और ये हमारे मुल्क की कैबिनेट है। और भी मैं आपको बताते चलूँ, तारिक फातमी, कौन नहीं जानता इस करप्ट शख्स को। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मामले खुसूसी लगे हैं और मैं आपको बताते चलूँ ये नवाज शरीफ के दौर में भी मामले खुसूसी थे। ये एक तरीके से आप इनको अगर ये कह लें कि ये अमेरिका के पिट्ठू हैं तो ये गलत नहीं होगा। और इनका नाम डॉन लीग में भी शामिल था, इनको भी मामले खुसूसी का ओहदा मिल गया है, जबकि फ़ौज भी इनसे नाराज़ थी। क्यों? क्योंकि ये फ़ौज मुखालिफ बयानात देते थे और इन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया था फ़ौज मुखालिफ, तो फ़ौज इनसे नाराज़ थी। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, ये सब के पीछे कौन है, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि इस काबीना को बनाने में किसका अहम किरदार है, ये मैं आपको बताऊँगा। लेकिन थोड़ा मुझे एक्सरे लेने दीजिए, थोड़ा मुझे पोस्टमार्टम करने दीजिए इन वज़राओं के हवाले से। अब बात कर लेते हैं खुर्रम दस्तगीर की। खुर्रम दस्तगीर के बारे में कौन नहीं जानता कि उन्होंने फ़ौज मुखालिफ मुहिम नहीं चलाई, फ़ौज मुखालिफ बयानात नहीं दिए। ये सब भी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं और आपको याद ही होगा नाज़रीन ये कि गुजरावाला के खुर्रम दस्तगीर गुंडे हैं। गुंडे वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। गुजरावाला में इनका एक जलसा हुआ था जिसमें नवाज शरीफ आए थे और उन्होंने पहली दफ़ा फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात दिए थे और वो कौन थे? सहूलतकार खुर्रम दस्तगीर। और तो और एक ट्रेंड चला था जो कि गुजरावाला से ही इन हुआ था। वो ट्रेंड था कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो वो ट्रेंड चलाने वाला कौन शख्स था? वो यही शख्स था जो कि आज इम्पोर्टेड कैबिनेट का हिस्सा है। इसी तरह का एक कैरेक्टर और है जिसको आप लोग बाखूबी जानते हैं, अयाज सादिक। अयाज सादिक वो बंदा है जिसने ये कहा था जब अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया था तो आर्मी चीफ की टांगे कांप रही थी। ये इसके कमेंट थे जिसकी वजह से इसको पब्लिक का ऐसा रिएक्शन आया, लान तान हुई। लेकिन ये वही लोग हैं जो आज इम्पोर्टेड काबीना में
یہ وہی لوگ ہیں جو کل کو فوج کے بارے میں برا بھلا بولتے تھے، فوج کے بارے میں گالی گلوچ کرتے تھے، فوج کو برا بھلا بولتے تھے، غلط پروپیگنڈا کرتے تھے اس کے خلاف۔ آج وہی لوگ امپورٹڈ کابینہ کا حصہ ہیں۔ کیوں حصہ ہیں؟ کیونکہ جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے نا نواز شریف، اس نے جو ہے نا کمر کس لی ہے فوج کے خلاف، اسی لیے یہ کابینہ کی تشکیل دی گئی ہے۔ یہ سارا نیٹ ورک کہاں سے چل رہا ہے؟ لندن سے۔ اس امپورٹڈ کابینہ کی جو تشکیل دی گئی ہے، اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ نواز شریف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی فوج مخالف بیانات دیتے رہے اور انہوں نے اب کمر کس لی ہے، اور وہ یہ اسی لیے انہوں نے یہ کابینہ سلیکٹ کی جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں محسن ڈاور کے حوالے سے کہ نواز شریف کے محسن ڈاور صاحب بڑے فیوریٹ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ محسن ڈاور کو کابینہ کا حصہ بنایا جائے۔ وہ کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ محسن ڈاور پہلے بھی، ماضی میں بھی اور ابھی بھی فوج مخالف بیانات دیتا آ رہا ہے، اور ابھی بھی اس نے کچھ بکا ہے تو اس کا تو منہ ہی نہیں رکتا ہے۔ تو ایسے لوگ نواز شریف کے بڑے فیوریٹ ہوتے ہیں جو فوج مخالف بیانات دیتے ہیں۔ ناظرین، اب بات یہ ہے کہ طارق فاطمی، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، ایاز صادق، خرم دستگیر، جاوید لطیف، ان کے خون میں جو ہے نا گڑبڑ ہے۔ کیا گڑبڑ ہے؟ ان کے خون میں جو ہے نا کرپشن ہے، ان کے خون میں جو ہے نا وہ دھاندلی ہے۔ تو اب یہ کیبنٹ ہے، اور بھی بہت ممبران ہیں جن کے بارے میں آنے والے ویلاگ میں آپ کو تفصیلی بتاؤں گا۔ ابھی یہ مین 4 5 6 لوگوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ مین وہ لوگ ہیں جو نواز شریف کی فنگر ٹپ پہ چلتے ہیں، اور یہ فوج مخالف بیانات دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اس وقت جو ہے امپورٹڈ گورنمنٹ کو 2 بڑی مشکلات ہیں، بہت مشکلات ہیں، 2 ایسی مشکلات ہیں جس کا وہ حل نکال نہیں پا رہی ہے، بلکہ میں تو بولوں گا 3 بڑی مشکلات ہیں۔ وہ 3 بڑی مشکلات کیا کہ ایک تو جو ٹرینڈ چل رہا ہے ٹویٹر پہ کافی دن سے، اور وہ ٹاپ ٹرینڈ ہے، نمبر 1 پہ ہے، وہ کیا ہے؟ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ یہ جو ٹرینڈ ہے نا، یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے یہ ہٹا ہی نہیں پا رہی ہے۔ اب یہ جو نا اس کے سر درد بن گیا ہے شہباز شریف صاحب کے نا، کہ یار اس ٹرینڈ کو کیسے ہٹائیں۔ کیوں؟ اچھا، اس ٹرینڈ کو یہ ہٹا بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ ٹرینڈ جو بنایا ہے یہ پبلک نے بنایا ہے۔ دوسرا جو امپورٹڈ گورنمنٹ کو جو غم کھا رہا ہے وہ یہ کھا رہا ہے کہ عمران خان جو روڈوں پہ نکل آئے ہیں، جلد سے جلوس کر رہے ہیں، آج بھی ان کا جلسہ ہے، اور ایسا جلسہ ہے لاہور میں مینار پاکستان میں، ایسی تیاری ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا، زبردست تیاری ہے، اور کراچی اور پشاور کا جلسہ سب نے دیکھا۔ تو اب امپورٹڈ گورنمنٹ تو ظاہر سی بات ہے وہ بندر باٹ کر کے آئی ہے، پیسے سے ضمیر خرید کے آئی ہے، اپنے بلبوتے پہ تو آئے نہیں ہے۔ اگر اپنے بلبوتے پہ آتے تو فوری الیکشن کے لیے جاتے۔ کس بات کا ڈر ہوتا بھائی؟ کہ ہم تو عوام میں بڑا ہمارا درد ہے، عوام میں ہم بڑے ہی ہیں، تو ان کو تو کوئی خوف ہی نہیں کھاتا۔ لیکن ان کو خوف کھایا ہوا ہے کہ یار اگر ہم الیکشن پہ آ گئے تو ہم پہ تو برائی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو ان کے اپنے آپ بولنے لگ گئے ہیں، جاوید ہاشمی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی الیکشن کرائیں، الیکشن میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ ان کا کلپ دیکھیے ذرا، پھر آتا ہوں۔ انتخابات کرانے چاہیے، مجھے کوئی اب ٹکٹ نہ دے میں ایک سیٹ کے لیے چپ نہیں کر سکتا۔ میں مسلم لیگ کو بھی کہتا ہوں، یہ کابینہ جس طرح بن رہے ہیں نہیں بڑھے گی، لوگ اس کو قبول بھی نہیں کریں گے۔ جب عمران خان کو ہٹانا تھا اس وقت کا قوم آپ کے اس وقت تک ساتھ تھی، ہٹانے کے بعد آپ کو وہ جائز وزیر اعظم نہیں مانتی۔ جی تو سنا آپ نے جاوید ہاشمی کا کلپ، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی الیکشن کرا لیں اور تاکہ اس طرح نہیں چلیں۔ وہ مشورہ دے رہے ہیں، پی ڈی ایم جماعتوں کو مشورہ دے رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں سنے گا ان کی۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی 1.5 سال گزارنے کسی نہ کسی طرح دھکا دے کے، 1.5 سال میں جتنی کرپشن کرنی ہے، جتنے کیسز معاف کرانے۔ اچھا بات یہ میں بتاؤں آپ کو کیا ہے، بات یہ ہے کہ ابھی جو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے نا، اس کے 4 5 مین جو ہے نا ہدف ہے جس کو یہ عبور کرنے کی کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا ان کا ہدف ہے نیب، دوسرا مطلب تاکہ ان کے کیسز سارے ختم ہو جائیں اور یہ جڑ سے بالکل پاک ہو جائے اور یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہو جائیں۔ سب سے مین جو ہے نا ان کا ٹارگیٹ ہے نیب۔ دوسرا ان کا ٹارگیٹ ہے الیکشن کمیشن، جس کو یہ اپنے قابو میں لینا چاہ رہے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق الیکشن کرانا چاہیں گے۔ یہ ان کی دوسرا آپشن ہے۔
तीसरा इनका ऑप्शन ये है, तीसरा इनका टारगेट ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके हक, उनके वोट पे डाका डाला जाए। और जो चौथा इनका मामला है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छुटकारा हासिल किया जाए किसी ना किसी तरह। तो ये इनके मेन इनका टारगेट है जिसको इनको अचीव करना है, जिसके लिए सर मन धन की बाजी लगाने में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये जो अभी हुकूमत बनी है ये टोटली करप्ट है और ये सारे के सारे जमानत पे रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो कि माजी में पेशियां नहीं भुगतते थे, कमर में दर्द हो जाता था इनके, ये आते नहीं थे। आज बड़े हट्टे कट्टे स्क्रीन पे आ रहे हैं और असेंबली के सेशंस हो रहे हैं, 14-14 घंटे, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे के सेशन हो रहे हैं। अब कमर का दर्द शहबाज शरीफ साहब का ख़त्म हो गया। अब जो है सारे के सारे वज़रा ठीक हो गए, पीपल्स पार्टी के लोग भी ठीक हो गए, मुस्लिम लीग नून के लोग भी ठीक हो गए। अब किसी को कोई दर्द नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तो इम्पोर्टेड हुकूमत बन गई है। अब कैसे दर्द होगा? अब तो वक्त आ गया है, अब तो वक्त आ गया है कि आवाम को किस तरह चूना लगाया जाए। अच्छा नाज़रीन, अभी सिलसिला ये है कि बिलावल जो है वो बरतानिया पहुंच गए हैं और वो नवाज शरीफ से ही मुलाकात करेंगे। वो नवाज शरीफ से क्यों मुलाकात करेंगे? क्योंकि उनकी शहबाज शरीफ साहब से कोई दाल नहीं गल रही है। वो दाल क्यों नहीं गल रही है? क्योंकि बिलावल ने गवर्नरशिप मांग ली है, क्योंकि बिलावल ने सदारत का ओहदा मांग लिया है, क्योंकि बिलावल ने चेयरमैन सेनेट का ओहदा मांग लिया है। और इस पे जो है ना शहबाज शरीफ साहब जो है ना आए बाएं शाये कर रहे हैं। इसलिए बिलावल जो है वो नवाज शरीफ के पास गए हैं कि भाई ये मामलात हैं, इन पे मुझे ओहदे चाहिए। अगर मुझे ये ओहदे नहीं मिलेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। और मैं आपको एक वीलॉग करूंगा जिसमें मैं इनके माजी दिखाऊंगा आपको, पीपल्स पार्टी और PMLN के, जिसमें इन्होंने एक दूसरे को गाली गलौज की है, एक दूसरे को बुरा भला कहा है। वो मैं आपको आने वाले वीलॉग में बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको अभी इतना बताता चलूं कि PMLN और पीपल्स पार्टी का माजी देख के मुझे 110% यकीन है कि ये कभी भी एक पेज पे नहीं आ सकते। अभी देखिएगा आप कि ये इनके फड्डे होंगे और फिर इनकी मुखालफतें सामने आएंगी और मीडिया पे भी आएंगी ये सारी मुखालफतें। अभी देखते जाइए आप बस। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की दो बड़ी चीज़ों पे नज़र है। एक तो बैरूनी साजिश वाले खत को दबाने की कोशिश की जा रही है और एक ट्विटर ट्रेंड को किसी तरह ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जो ये ट्रेंड चल रहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। तो अभी जो है ना इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की ये दो चीज़ें जो है ना वो खा रही हैं। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि आने वाले वक्तों में ये जो ख़त का मामला है ये किस तरह दबा दिया जाएगा, क्योंकि जो सफ़ीर है उसको भी बहुत प्रेशर दिया जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ कि सफ़ीर प्रेशर में आ गया तो इसका नुकसान बहुत है। और फिर जो दूसरे ममालिक हैं ना वो हमारे तमाम सफ़ीरों को थू थू करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, क्योंकि प्रेशर इतना दिया जा रहा है उस सफ़ीर को कि यार आप ये बयान दें। उसके लिए मुख्तलिफ हरबे अपनाए जा रहे हैं और उससे झूठ बुलवाने की कोशिश की जा रही है। और बात ये कि जो ये ख़त का मामला है इसको दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बताता चलूँ कि आने वाले वक्तों में नाज़रीन इस ख़त को बिल्कुल दबाने की कोशिश की जाएगी और दबाया जा रहा है। अभी से कोशिशें जारी हैं इस हवाले से। अब नाज़रीन, आज का जो जलसा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और इमरान खान ने एक दिन पहले जो ट्विटर पे अपनी ताकत दिखाई है वो दुनिया ने देखी है और काफ़ी उसकी पजीराई हुई है। तो बात ये है कि अब देखना ये कि आने वाले वक्तों में क्या होता है। लेकिन ये है कि अभी जो है इमरान खान को अवामी ताकत बहुत है और आज वो मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने जा रहे हैं और उसकी तैयारियां जोरों शोरों पे हैं। ऐसा भरपूर आज मीनार पाकिस्तान पे जलसा होगा, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। और अवाम बार बार इस चीज़ को रजिस्टर्ड करा रही है कि ये जो शहबाज शरीफ की इम्पोर्टेड हुकूमत है ये अवाम को मंजूर नहीं है। अब देखना ये कि इलेक्शन आने वाले वक्तों में कब होते हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी को उनका हक दिया जाता है कि नहीं, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए वोटिंग होती है कि नहीं। तो अब देखना ये कि आने वाले वक्तों में क्या होता है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है उस पे इमरान खान अकेला खड़ा हुआ है और ये सारी जमात एक तरफ हुई भी, और इन सारी जमात में जितने भी लोग हैं सब करप्टेड हैं, सब पे केसेस चल रहे हैं। और वो इसीलिए इस तरह उन्होंने पैसे की सियासत करके बंदरबाट किए और ज़मीर खरीदे ताकि एक इमरान खान जो कि दयानतदार इंसान है उसको गिरा सकें, उसको
سر نیچا کر سکے. لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ عمران خان کو جہاں کھڑا ہوتا ہے وہاں اس کو پذیرائی ملتی ہے, وہاں اس کو فیور ملتا ہے, عوام کی سپورٹ ملتی ہے. اور آج کا جلسہ بھی اس بات کی گواہی ہوگی. آپ دیکھیے گا, جلسہ دیکھیے گا آج کا کتنا بڑا ہوگا, جیسے کہ کراچی اور پشاور کا ہوا تھا. تو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر آپ کی خدمت میں نئے ٹاپک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے اللہ نگہبان.